सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी का एक आपका सेक्शन रहता है 20 क्वेश्चनों का, उसके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट। तो आज से इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसमें दोस्तों को जोड़िएगा, ताकि हम आपके लिए रोजाना आपके एग्जाम तक इसी प्रकार की सीरीज आपके लिए ला सकें। ठीक है, और आज आपको रोजाना क्वेश्चन इसमें वही देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे, और साथ ही साथ इस बार भी आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होने वाली है। चलिए, तो आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें कुल हम आपके 20 नंबर आप क्वेश्चन करवाएंगे, और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी बताते हुए हम चलने वाले हैं। तो चलिए सीधा आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, बोला गया है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। और जो आपका वाक्य दे रखा है वो दे रखा है, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गई। ऑप्शन ए है वे सब काल चक्र में पिस गए। ऑप्शन बी है वे काल चक्र के नीचे पीसाता गया। ऑप्शन नंबर सी है वे कालचक्र के पहिए के नीचे पीस गए। ऑप्शन नंबर डी है वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पीस गए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सही करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको गलतियां इसमें फाइंड आउट करनी होंगी, और इसके बाद ही आप लोग अपने सही ऑप्शन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, बोला गया है वे कालचक्र के नीचे पीसता। देखिए आपको यहाँ पर गलती मिल चुकी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वे कालचक्र के पहिए के नीचे पीस, यहाँ पर भी गलती मिल चुकी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर आएंगे, बोला गया है वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पेसे गए, तो यहाँ पर आपको गलती मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बी सी डी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा जो वाक्य था इसमें क्या त्रुटि थी। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है काल चक्र, तो जो चक्र आपका होता है इस चक्र का ही अर्थ होता है पहिया, तो इसीलिए यहाँ पर चक्र भी दे रखा है और पहिया भी दे रखा है, तो इसीलिए दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चक्र का भी अर्थ होता है पहिया। तो इसीलिए आपको क्या कहना होगा, वे सब काल चक्र में पिस गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, इस वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द को यहाँ पर फाइंड आउट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको एक एक शब्द यहाँ पर देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, तो लिखा है महादेवी, बिल्कुल सही है। वर्मा, ये भी सही है। महान भी सही है। और ये लिखा हुआ कवयित्री, आपका यही गलत है, क्योंकि जो कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री शब्द कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कई बार आपका बर्तनी के रूप में पूछा गया है, तो इसीलिए याद रखना है। कवयित्री आपका इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको ऐसे ही याद रखना होगा। कभी अगर आपसे पूछ ले तो कभी आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा और कवयित्री आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इसी में हमने यहाँ पर त्रुटि देखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। विशेषण आपके वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है ऐसा विशेषण कौन सा है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा विशेषण आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए देखेंगे, लिखा हुआ है वह खड़ा है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बी में देखेंगे बच्चे दौड़ते हैं, तो ये आपका कर्ता हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे गाय चरती है, तो गाय हमारा कर्ता हो जाएगा, और चरना जो लिखा हुआ है ये हमारी क्रिया हो जाएगी, इसमें भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं, तो बोला गया है सीता यहाँ आ रही है, सीता हो जाएगा आपका कर्ता,
यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो आपका आना है ये आपका क्रिया हो जाएगा, और यहाँ जो बोला गया है यही आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आने की विशेषता बता रहा है यहाँ, तो इसीलिए यहाँ शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। और जो वाक्यांश दे रखा है वो दे रखा है ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, यानी कि जो ऊंट पर रखकर तोप चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बंदूक, ऑप्शन नंबर बी है सरासन, ऑप्शन नंबर सी है मुकुल, ऑप्शन नंबर डी है सुतर नाल। तो यहाँ पर पूछा गया है ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप के बारे में, तो वो होती है सुतर नाल। आपको याद कैसे रखना होगा, जो नाल होता है इसका अर्थ होता है तोप। क्या होता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे बंदूक का आप लोग अर्थ यहाँ पर जानते हैं। सरासन की बात करें तो सरासन जो होता है ये आपका धनुष का पर्यायवाची होता है। आपको कुछ और पर्यायवाची याद रखने होंगे, जैसे कि आपका धनुष हो गया, सारंग हो गया, चाप हो गया, कोदंड हो गया, आपका पिनाक हो गया। इस प्रकार से धनुष के पर्यायवाची आपको याद रखने होंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो मुकुल लिखा हुआ है। मुकुल का बेसिकली आपका अर्थ होता है जो पुष्प या फल की जो प्रथम श्रेणी होती है उसको ही मुकुल कहा जाता है। जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं कोपिल। क्या लिख सकते हैं, कोपिल, यानी कि जो उगने की प्रथम श्रेणी होती है उसको ही यहाँ पर मुकुल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। यानी कि आपको ऐसे शब्द का चयन करना है जो दोनों ही रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला है। तो यहाँ से वाक्यांश देखते हैं। बोला गया है आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग है। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है आपको ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो आदमी की, यहाँ पर शुभ मुहूर्त लिखेगा, शुभ मुहूर्त उसे सफल बनाती है, तो ऐसा नहीं है। बी में देखेंगे तो दीपक उसे सफल बनाती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डी देखेंगे ताजा उसे सफल बनाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम सी आएंगे देखेंगे तो लिखा हुआ है लगन और लग्न। तो आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। समझ जाइएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करके उन कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है फरवरी मंथ में, वहाँ पर आपको एग्जाम देने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग उनके पास में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लगातार इस प्रकार की जो सीरीज है वो एग्जाम तक पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। और यहाँ पर वाक्यांश दे रखा है लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए और मात्रा में यहाँ पर रेखांकित कर रखा है। तो आपको रेखांकित वाले स्थान पर उपयुक्त शब्द चुनना होगा। ए है भीड़, बी है संख्या, डी है परिमाण और डी लिखा हुआ है मात्रा। तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, यहाँ पर क्या होगा, संख्या में जमा हो गए। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ संख्या, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो कह रहा है निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और जो वाक्य दे रखा है वो दे रखा है आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या डैश की। तो ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम फिल करते हैं खूबी। अब इसको पढ़िएगा एक बार, आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या खूबी की। तो ऐसा यहाँ पर उचित नहीं लग रहा है, कठिनाई फिल कर कर देखते हैं। तो पढ़िएगा आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या कठिनाई की, ये भी आपका उचित नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिल करते हैं भलाई। तो आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की, बिल्कुल राइट ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा और उपयुक्त शब्द यहाँ पर भी लग रहा है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। यहाँ पर बात की गई है निजवाचक की, तो एक बार जान लेते हैं कि निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या होता है। बेसिकली जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, यानी कि जिस सर्वनाम में कर्ता जो होता है वो कर्ता कारक अपने स्वयं के लिए उसका प्रयोग करता है, उसको ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो मैं शब्द है ये भी एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अपने शब्द हो गया, अपना शब्द हो गया, ये भी आपका निजवाचक का उदाहरण है। और जो मेरे शब्द हो गया ये भी आपका निजवाचक शब्द का उदाहरण है। अब यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, इस शब्द को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना होगा। इसके बाद हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा। यहाँ पर अपने शब्द प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बोला गया है वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। यहाँ पर भी अपने का प्रयोग हुआ है। डी देखेंगे, बोला गया है यह सब वे अपने आप देख लेंगे, तो यहाँ पर भी अपने शब्द आया हुआ है। अर्थात ऑप्शन बी सी डी इन तीनों में ही निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो बोला गया है आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। यानी कि यहाँ पर कारक चिन्ह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है द्वारा, बी है पर, सी है के लिए, डी है जाना। तो ऑप्शन नंबर ए द्वारा, ये भी आपका एक कारक चिन्ह है, पर भी है, के लिए भी है, लेकिन जो जाना शब्द है ये एक क्रिया का रूप दे रखा है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम एक बार आपको कारक चिन्ह बता देते हैं, आपको कैसे याद रखने होंगे। इनको याद करने का तरीका है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में, जैसे कि पेड़ से फल गिरते हैं, यहाँ पर अलगाव की स्थिति है तो वहां पर से का प्रयोग होगा। इसके बाद संबंध आपका हो जाएगा, काकी के रारी ने अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक में पर होता है। और इसके बाद संबोधन कारक आपका हा ही है आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है सुयस अमेरिका गया होगा, उक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यानी कि जो वाक्य दे रखा है सुयस अमेरिका गया होगा, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए आपको पुनः लिखना होगा। अब इस हम जो वाक्य लिखा हुआ है इसको पूर्ण भूतकाल में यहाँ पर परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पूर्ण भूतकाल जो होता है वो क्या होता है। तो पूर्ण जो भूतकाल होता है वो होता है क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का जो बोध कराए, वही आपका पूर्ण भूतकाल होता है। मैंने क्या बताया, क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का जो बोध कराता है उसको ही पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था सुयस अमेरिका गया होगा, तो इसका जो पूर्ण आपका भूतकाल बनेगा वो आपका हो जाएगा सुयस अमेरिका गया था। यानी कि जो आपका सुयस जो है वो अमेरिका बहुत पहले गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो लिखा हुआ है ये पूर्ण भूतकाल की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा जो आपका वाक्य लिखा हुआ है सुयस अमेरिका गया होगा, इसमें कौन सा आपका काल का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका समान भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी कि यहाँ पर आपके मुहावरे दे रखे हैं, यहाँ पर जो है उनके अर्थ दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लिखा हुआ है हथियार डालना, यानी कि आत्मसमर्पण करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है सुरखाव के पर
असाधारण विशेषता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है लोहा मानना, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, बिल्कुल गलत। हाथ पीले करना जो मुहावरा होता है, इसका वाक्य प्रयोग होता है शादी करना। क्या होता है? शादी करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर मिल जाता है आपका राइट ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी कि जो आपका वाक्य है पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, जो पराजय शब्द दे रखा है, इस पराजय का आपको विलोम शब्द फाइंड आउट करना है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। पराजय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजय। क्या होता है? विजय या फिर जय, दोनों ही आपके विलोम शब्द हो जाएंगे पराजय के। ऑप्शन नंबर बी में शिकस्त दे रखा है, सी में आपका हार दे रखा है, डी में आपका अपकीर्ति दे रखा है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर पराजय के पर्यायवाची में रख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो होती है जिस संज्ञा को इस प्रकार से याद रख सकते हैं अपने तरीके से कि जिस संज्ञा को ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस किया जा सके। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसे ना देख सके, ना छू सके और ना ही उसको सुन सके, सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस कर सके, उसको ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है, जो भाववाचक संज्ञा होता है इसका बहुवचन नहीं बनता है। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो फिर वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया नफरत, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं। अगर इसका हम यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा नफरतें, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा अब नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका भाववाचक संज्ञा होता है इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद में आपका समूहवाचक है। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा जो होती है ये एक समूह का बोध कराती है और इस पूरे समूह की गिनती भी की जा सकती है, तो इसीलिए इसका जो बहुवचन होता है वो बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी गिनती हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपका उदाहरण के रूप में दल हो गया, गिरोह हो गया, समूह हो गया, ये सभी आपके समूहवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद जातिवाचक दे रखा है, तो जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं उसको ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक ही प्रकार की चीजें उपस्थित हैं, उनको ही जातिवाचक संज्ञा में ले लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया पेड़, दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें आम का पेड़, क्या कह दें? आम का पेड़, तो फिर ये आपका जातिवाचक नहीं होगा, ये फिर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सिर्फ आम पेड़ की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि आम का पेड़ अलग होता है, आपका पीपल का वृक्ष अलग होता है, तो इसीलिए इसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर पेड़ की बात कर दें तो आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, फिर ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, पेड़ हो गया, फल हो गया, मिट्टी हो गया, इस प्रकार से जातिवाचक को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। तो भाववाचक देखेंगे तो चांदी नहीं होता है, कावेरी भी नहीं होता है, मकान भी नहीं होता है, दासत्व यानी कि दास्ता यानी कि नौकर जो होता है वो आपका भाववाचक में आ जाएगा, क्योंकि जो दास्ता होती है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। इसके बाद
ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे जुलाहा लिखा हुआ है, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखें कौन आदमी, यहाँ पर गलती मिल जाती है, कौन आदमी आ रहा है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आदमी में गलती दे रखी है और यहाँ पर रहे में गलती दे रखी है, तो इसीलिए ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर सी देखेंगे तो लिखा हुआ है कौन आदमी आ रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो उदाहरण दे रखा है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है मैं तुम्हारी डैश भविष्य की कामना करता हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। शुद्ध शब्द दे रखा है उज्जवल। तो उज्जवल जो शब्द लिखा जाता है वो आपका जो जा बनता है वो दोनों ही यहाँ पर आधा बनता है, तो इसीलिए उज्जवल शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमें जो सी लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ तक हमने कुल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश आपके सामने है, आपको यहाँ से पढ़ना होगा और सारे ऑप्शन आपको देने होंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बुद्धमती कि पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति कीजिए। यानी कि बुद्धमती का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। बोला गया है संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा में अधिक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बुद्धमती दे रखा है, तो इसका जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यानी कि इसका जो मेल हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 17 में बोला गया है दौलत के पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान दो की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान और विवेकशील है, यह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में विचार करता है। वह केवल अपनी ओर ध्यान नहीं देता वरन दूसरों का भी ख्याल रखता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि होती है। इसी आधार पर बुद्धि के दो पक्ष हैं, एक सुबुद्धि, दूसरी दुर्बुद्धि। सुबुद्धि की बड़ी महिमा है, इसी को सुमित अर्थात अच्छी मति भी कहा जाता है। जब तक मनुष्य में सुमिति होती है तब तक उसमें अच्छे बुरे का विवेक भी होता है। जब वह सुमिति से हटकर कुमति या दुर्बुद्धि में आ जाता है तब वह बुरे एवं अनुचित कार्य में लग जाता है। सुमति के द्वारा, अब यहाँ पर बोला गया है सुमति के द्वारा। अब यहाँ पर दौलत का पर्यायवाची पूछा गया है, तो विपत्ति बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर भोग विलास ये भी नहीं होगा, ऐश आराम ये भी नहीं होगा। दौलत का अर्थ होता है संपत्ति, तो यहाँ पर संपत्ति आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से विकल्प में 3 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 में क्या आएगा, तो आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्राप्ति विवेक अथवा सुबुद्धि द्वारा संभव है। जो लोग मिलजुल कर और किससे कार्य करते हैं, तो मिलजुल कर और ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर रख कर रखिएगा, ईमानदारी से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो यहाँ पर आपका ईमानदारी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखेंगे उन्हें सभी की ओर आदर मिलता है, इससे उनमें ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे वे देश जाति और परिवार को गौरवमय बनाते हैं। सुमिति ही सफलता की जननी है, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन। इसके बाद ऑप्शन भरना क्या है, इसको पढ़ देते हैं। 4 पर आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो आगे बोला गया है कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है तथा परिश्रम, ईमानदारी और विवेक से काम करता है। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय ना बोलना, सभी से नम्र के साथ और क्या होना चाहिए, सभी के साथ नम्र और यहाँ पर उदार। क्या यहाँ पर फिल होगा, उदार, नम्र और उदार, यानी कि उनसे आराम से प्रेम से बात करना होगा। ठीक है, तो नम्र के साथ उदार बने रहना सुमिति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नम्र के साथ अगर आप लोग उदार रहते हैं तो ये आपकी सद्बुद्धि है, आपकी सद्भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर आपका
यहाँ पर राइट होगा वो होगा आपका उदार। तो यानी कि 19 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर बोला गया है बने रहना सुमिति के अंतर्गत आते हैं। जहां सुमिति नहीं होती वहां आपके दंभ, अहंकार, क्रोध और अधैर्य का साम्राज्य रहता है। सुमिति हीन लोगों से संपत्ति भी। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे संधि विच्छेद भी पूछ रखा है कि संधि विच्छेद के रूप में भी दे रखा है, जैसे कि सदा प्लस एव सदैव, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस चय संचय और सम प्लस तोष समतोष यानी कि संतोष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हीन लोगों में संपत्ति भी दूर रहती है, उनसे संपत्ति भी क्या रहती है, सदैव दूर रहती है, सदैव दूर रहती है और वे विपत्तियों में घिरे रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सदा प्लस एव यानी कि सदैव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के कुल हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? आप लोग रोजाना इसी प्रकार की जो सीरीज है उसको पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।